मनोहारीपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जो चारों ओर हरियाली से घिरा था। इसी गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू स्वभाव से बहुत मेहनती, खुशमिजाज और दूसरों की मदद करने वाला इंसान था। रामू के परिवार में उसकी धर्मपत्नी सीता भी रहती थी, जो हर काम में रामू की मदद करती थी। रामू के पास गांव में 2 बीघा जमीन थी, जिस पर वो खेती करके अपने घर का खर्च चलाता था और बचे हुए पैसों से गांव वालों की मदद भी करता था। वहीं दूसरी तरफ रामू के पड़ोस में उसका आलसी पड़ोसी श्यामू रहता था। रामू श्यामू को पड़ोसी से बढ़कर अपना दोस्त मानता था, लेकिन श्यामू का स्वभाव रामू से बिल्कुल अलग था। वो बहुत आलसी था और उसे गांव में घूम घूमकर लोगों के साथ गप्पे मारना पसंद था। जहां रामू के पास गांव में 2 बीघा जमीन थी, वहीं श्यामू के पास बस एक छोटी सी जमीन थी, जिस कारण वो रामू से और ज्यादा जलता था। रामू बिना रुके अपने खेत की जुताई करता रहता है। देखते ही देखते दोपहर हो जाती है। दोपहर होते ही सीता ठीक समय पर रामू का खाना लेकर आती है और उसे आवाज लगाकर खाना खाने बुलाती है। सुनते हो जी, आ जाइए खाना खाने। सीता की आवाज सुनकर रामू को समझ आता है कि दोपहर हो चुकी है। अरे क्या बात है, आज कुछ ज्यादा ही जल्दी दोपहर हो गई। चलो, अब सीता आ गई है तो खाना खाकर थोड़ी देर आराम कर लिया जाए। फिर क्या था, रामू सीता के साथ एक पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाने लगता है। इधर रामू तपती धूप में खेतों में कड़ी मेहनत कर रहा था। वहीं श्यामू अभी तक सोया हुआ था। उसे सोते हुए देख कमला उसे उठाने आती है। अब उठ भी जाओ, कितना सोओगे? कभी तो जल्दी उठकर खेतों पर जाकर काम भी कर लिया करो। वो खेत अपने आप फसल नहीं दे देंगे तुम्हें। अरे आज बहुत तीखी धूप है, आज तो मैं नहीं जा रहा हूँ खेत पर काम करने। बस तुम ऐसे ही बहाने मारते रहो, और आज के जमाने में मेहनत से कुछ नहीं मिलता है। दिमाग लगाओ तो ज्यादा फायदा होता है। इसी तरह कमला के ताने सुनकर श्यामू फिर से सो जाता है। देखते ही देखते शाम हो जाती है। तभी गांव के मुखिया का बेटा रवि दौड़ता हुआ रामू के घर पर आता है और रामू से बोलता है, काका, नानी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है। वो आपको बुला रही है, जल्दी चलिए। नानी की खबर सुनकर रामू फौरन रवि के साथ नानी की तबीयत देखने भागता है। नानी का नाम देवकी देवी है। पूरे गांव में नानी का वैसे तो कोई अपना नहीं था, पर रामू नानी का पूरा खर्च उठाता और देखभाल करता था। क्या हुआ नानी, अचानक क्या हो गया आपको? रवि, जा फटाफट से डॉक्टर को लेके आ जा। रामू के कहते ही रवि डॉक्टर को लेने चला जाता है। बोलो नानी, रवि बोल रहा था कि आप मुझे बुला रहे थे। कुछ काम है तो बोलो। कुछ नहीं, अचानक मुझे बेचैनी लगने लगी, तो मुझे लगा मेरा अंतिम समय आ गया है, तो सोचा तुम्हें एक बार देख लूं तो मैं चैन से जा सकती हूँ। नहीं नानी, ऐसा मत बोलो, अभी तो आपको और जीना है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे जिंदगी की आखिरी सांस इसी घर में निकले। नानी की ऐसी बातें सुनकर रामू बहुत भावुक हो जाता है। तभी पीछे से डॉक्टर आ जाता है और नानी की तबीयत देखने लगता है। क्या हुआ डॉक्टर साहब, नानी को क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना? हाँ रामू, सब ठीक है, बस अब उम्र थोड़ी ज्यादा हो चुकी है, तो बस इसीलिए ऐसा होता रहता है। पर अब इनका थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना होगा। हो सके तो इनके साथ हमेशा किसी न किसी को रहना चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, अब से मैं इनका ज्यादा ध्यान रखूंगा। बाकी सब ठीक तो है ना? कोई परेशानी की बात तो नहीं है ना? हाँ रामू, बाकी इनकी तबीयत ठीक है और मैंने कुछ दवाई लिख दी है। समय समय पर इनको देते रहना और अब से थोड़ा ज्यादा ध्यान देना। डॉक्टर नानी की तबीयत देखने के बाद वहां से चला जाता है। अगर आप हमारे साथ हमारे यहाँ नहीं आ सकती तो क्या हुआ, हम तो आपके पास रह सकते हैं ना। मैं कल ही मेरा और सीता का सामान लेकर यहाँ आ जाऊंगा। ठीक है बेटा, जैसा तुमको सही लगे। रवि बेटा,
हो सके तो तुम नानी के पास थोड़ी देर रुको। मैं अभी जाकर सीता को यहां भेज देता हूं, ताकि आज रात वो नानी के साथ रुक सके। फिर क्या था, रामू रवि को नानी के पास रहने को कहकर वहां से अपने घर चला जाता है। रामू फटाफट से अपने घर पहुंच जाता है और उसे देखकर सीता पूछती है, क्या हुआ जी? अब कैसी है नानी की तबीयत? सीता, नानी की तबीयत फिलहाल तो ठीक है, पर डॉक्टर साहब ने बोला कि अब हमें उनकी थोड़ी ज्यादा देखभाल करनी होगी। इसलिए अब से हम ये घर छोड़कर नानी के घर पर रहेंगे, ताकि हम उनके पास हमेशा रह सके। ये तो बहुत अच्छा रहेगा। इससे हमेशा कोई न कोई उनके आसपास रहेगा, तो हम उनका ज्यादा ध्यान रख सकेंगे। रामू से बात करने के बाद सीता नानी के घर के लिए निकल जाती है। अगली सुबह रामू भी अपना और सीता का सामान बांधकर नानी के घर के लिए निकलता है, पर जाते वक्त उसे घर के बाहर कमला देखकर रोक लेती है। क्या हुआ रामू भाई, कहाँ जा रहे हो सामान बांधकर? कहीं नहीं भाभी, बस नानी की तबीयत खराब है, तो डॉक्टर ने सलाह दी है कि अब उनके पास हमेशा कोई ना कोई होना चाहिए देखभाल के लिए। तो अब से मैं और सीता नानी के साथ रहने वाले हैं। पर भाई, आप लोग अपना घर छोड़कर क्यों जा रहे हो? नानी को अपने पास ले आइए। नहीं ना भाभी, मैंने नानी से कहा था, पर नानी अपना घर छोड़ना नहीं चाहती, तो मैंने सोचा कि वो यहां नहीं आ सकती, तो हम तो उनके पास जा सकते हैं ना। और हाँ भाभी, जब तक हम नानी के यहां हैं, तो जरा तब तक हमारे घर का ध्यान रखना। रामू कमला को सारी बात बताकर नानी के घर के लिए निकल जाता है। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। रामू और सीता नानी के साथ अपना अच्छा समय बिता रहे थे। तभी अचानक एक दिन नानी की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और उस समय पर रामू खेत पर गया होता है, तो नानी सीता को आवाज देकर बुलाती है। सीता बेटी, ओ सीता बेटी, जरा यहाँ आना, एक बहुत जरूरी बात करनी है। नानी की आवाज सुनकर सीता दौड़ते दौड़ते आती है। हाँ नानी, बोलिए क्या हुआ? आपको कुछ चाहिए क्या? नहीं बेटी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर मुझे लग रहा है अब मेरे जाने का समय हो गया है। तुम जरा जल्दी से रामू को बुला दो, मुझे उससे कुछ बात करनी है। हाँ नानी, मैं अभी उन्हें बुलवा देती हूँ, आप निश्चिंत रहिए। सीता तुरंत घर के बाहर की तरफ चली जाती है ताकि वो रामू को बुला सके। पर जैसे ही सीता घर के बाहर आई तो उसने देखा वहां से रवि गुजर रहा होता है, तो वो फौरन आवाज लगाकर बोलती है, रवि बेटा, जरा जल्दी से जाकर रामू काका को बुला लाओ और उनसे बोलना नानी ने बुलाया है। सीता की बात सुनकर रवि तुरंत वहां से रामू को बुलाने चला जाता है। थोड़ी देर में रवि रामू के खेत के पास पहुंच जाता है। काका जल्दी चलिए, नानी ने आपको बुलाया है। क्या हुआ रवि बेटा, कुछ हुआ है क्या? ये तो पता नहीं काका, पर मैं जब नानी के घर के बाहर से गुजर रहा था, तभी सीता काकी ने मुझे आवाज देकर कहा, रामू काका को बुला लाओ और बोलना नानी ने बुलाया है। अच्छा ठीक है, तो रवि बेटा तुम भी मेरे साथ चलो। क्या पता डॉक्टर साहब को बुलाना पड़ा तो तुम वहीं से चले जाना। फिर क्या था, रामू अपना सब काम छोड़कर रवि को अपने साथ लेकर नानी के घर की ओर चल देता है। कुछ देर में रामू नानी के घर पहुंचकर नानी से बोलता है, क्या हुआ नानी, आपने मुझे बुलाया? बोलिए, मुझसे कुछ काम था क्या? हाँ बेटा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा अंतिम समय आ गया है, तो मुझे तुझे कुछ बताना था जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताया है। नहीं नानी, ऐसा मत बोलिए, अभी तो आपको और जीना है। नानी की ऐसी बातें सुनकर रामू फौरन रवि को डॉक्टर साहब को जाकर लेकर आने को बोलता है। रवि बेटा जल्दी से जाओ और डॉक्टर काका को लेकर आओ। नहीं बेटा, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हें मेरे पुश्तैनी खजाने के बारे में बताना है। नानी, आप पहले ठीक हो जाओ, बाद में इस खजाने के बारे में बता देना। रवि वहां से फौरन डॉक्टर को बुलाने के लिए निकल जाता है। रामू बेटा, अब डॉक्टर को बुलाकर कोई फायदा नहीं है, तुम बस मेरी ये बात अच्छे से सुन लो। मेरे घर के बाहर जो पेड़ है
अगर तुम वहाँ खुदाई करोगे तो तुम्हें वहाँ एक जादुई संदूक मिलेगा। इस जादुई संदूक की खासियत है कि तुम इसमें जो भी चीज डालोगे वो कई गुना हो जाएगी, पर इसका इस्तेमाल जितना हो सके सुबह के समय पर करना। तुम्हें इसके जादू का असली असर दिखाई देगा। पर बेटा, एक बात याद रखना कि इस संदूक का कभी भी गलत इस्तेमाल ना तो करना और ना ही होने देना। अगर इसका गलत इस्तेमाल हुआ तो समझो इस्तेमाल करने वाला बर्बाद हो जाएगा। इस जादुई संदूक की एक खास बात ये भी है कि ये इसका इस्तेमाल करने वाले का इरादा भांप लेती है कि इसका इस्तेमाल सही काम के लिए हो रहा है या गलत। हाँ नानी, मैं समझ गया, परंतु मुझे नहीं जरूरत है जादुई संदूक की, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं उस संदूक के लालच में फंस जाऊं और अपनी जिंदगी बर्बाद कर लूं। अगर तुम्हें लगे कि इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है तो इसे फिर से लाकर वहीं जमीन में गाड़ देना। ठीक है नानी, जब मुझे लगेगा कि इसकी जरूरत है तो मैं इसको जमीन से निकाल लूंगा। रामू से बात करते करते अचानक नानी की आंखें बंद हो जाती। नानी, क्या हुआ नानी? आंखें खोलो नानी, कुछ तो बोलो नानी। तभी पीछे से डॉक्टर आ जाता है और नानी की नब्ज जांचने लगता है। रामू भाई, नानी अब नहीं रही। डॉक्टर की ये बात सुनकर रामू और सीता रोने लगते हैं। दादी को गुजरे अब 2 साल गुजर चुके थे, परंतु रामू ने अब तक उस जादुई संदूक को अपनी जगह से नहीं निकाला था। इस साल बारिश न पड़ने के कारण गांव में अचानक भयानक सूखा पड़ गया था। सूखा पड़ने के कारण गांव के सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। गांव के बड़े बुजुर्गों का भी कहना था कि ऐसा सूखा गांव में बहुत समय के बाद पड़ा था। इसी बीच रामू के घर पर गांव के मुखिया का बेटा रवि आता है। काका, आपको पिताजी ने कुछ जरूरी बात करने बुलाया है। ठीक है रवि बेटा, तुम चलो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। रामू को सारी बात बोलकर रवि वहां से चला जाता है। क्या हुआ जी? आपको अचानक मुखिया जी ने क्यों बुलाया होगा? पता नहीं, पर शायद गांव में आए इस भयानक सूखे के बारे में चर्चा करने बुलाया होगा। तो आप इसके लिए क्या कर पाओगे? ये आपके हाथ में थोड़ी ना है। हाँ, पर पहले जाकर देखकर तो आता हूँ कि सच में इसी विषय पर बात करनी है या कोई और बात करनी है। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे, पर आप खाना वगैरह खाकर जाना। क्या पता कितने देर तक आप लोगों की बात चले। फिर क्या था, रामू खाना वगैरह खाकर गांव के मुखिया के घर पर पहुंच जाता है। काका, आपने मुझे बुलाया था, बोलिए, कोई जरूरी बात करनी है क्या? रामू, गांव पर आई इस विपदा से तुम भली भांति परिचित हो। पानी की कमी और सूखे के कारण गांव के लोगों का जीवन दूभर हो गया है। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे गांव की मदद हो सके। मुखिया जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। हमें जल्द से जल्द कोई समाधान निकालना होगा, परंतु सोचने की बात यह है कि हमारे पास संसाधन सीमित है। यही तो समस्या है रामू। गांव के बुजुर्गों का कहना है कि हमारे पूर्वजों के पास कुछ विशेष साधन थे, जिनकी मदद से उन्होंने ऐसी परिस्थितियों से निपटा था। मैंने सोचा गांव के सभी लोगों से बातचीत करके देखता हूं, शायद कोई किसी तरह से मदद कर दे। मुखिया जी, मैं जल्द से जल्द इस बारे में कुछ सोचकर आपको बताऊंगा। फिर क्या था, रामू मुखिया के घर से अपने घर के लिए निकल जाता है। घर आते ही सीता उससे मुखिया के घर पर हुई बातचीत के बारे में पूछती है। क्या हुआ जी? मुखिया जी ने आपको क्यों बुलाया था? वही अचानक आए सूखे के कारण बुलाया था, पर मैंने उनसे कहा कि सोचकर बताता हूं। पर आप इसके लिए क्या कर पाओगे? हम तो ज्यादा से ज्यादा गांव के लोगों को कुछ दिन का अनाज देकर मदद कर सकते हैं। सीता, मेरे पास है एक चीज जिससे मैं पूरे गांव वालों की मदद कर सकता हूं, पर उसका इस्तेमाल हमें सोच समझकर करना होगा। क्या कहा? आप किस तरह से करोगे सभी गांव वालों की मदद? वो इसलिए क्योंकि नानी ने मुझे सावधान भी किया था कि इस जादुई संदूक में इतनी ताकत है कि इसमें डाली गई किसी भी चीज को ये कई गुना कर सकता है।
रामू से जादुई संदूक वाली बात सुनकर सीता तो चौंक जाती। क्या कहा, जादुई संदूक? पर आपने मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया? वो इसलिए क्योंकि नानी ने मुझे सावधान भी किया था कि इस जादुई संदूक में इतनी ताकत है कि इसमें डाली गई किसी भी चीज को ये कई गुना कर सकता है। रामू तुरंत अपने घर से निकल जाता है और नानी के घर के पास वाले पेड़ के पास खुदाई का काम शुरू कर देता है। खोदते खोदते थोड़ी देर बाद उसको वो जादुई संदूक मिल जाता है। अब इस मौके पर हम गांव वालों को अनाज देकर ही मदद कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमें गेहूं का दाना डालकर देखना चाहिए। ठीक है सीता, जाओ और जाकर गेहूं का दाना लेकर आओ। थोड़ी देर बाद रामू संदूक में गेहूं का दाना डालता है और देखता है कि संदूक गेहूं से भर जाता है। क्या बात है, ये तो कमाल का संदूक है। इससे तो हम पूरे गांव वालों को आराम से मदद कर सकते हैं। हाँ सीता, पर याद रहे कि ये बात फिलहाल सिर्फ हम दोनों के बीच में रहनी चाहिए, ताकि इसका कोई गलत इस्तेमाल न कर ले। देखते ही देखते शाम हो जाती है और दोनों पति पत्नी जादुई संदूक से बहुत सारे अनाज की बोरियां भरकर तैयार कर लेते हैं। अब हमें ये काम रोकना होगा, क्योंकि नानी ने कहा था कि इसका असली जादू सिर्फ सुबह के समय पर दिखाई देगा और शाम हो चुकी है। और मेरे हिसाब से इतनी बोरियां काफी हैं। अगर लगा तो मुखिया जी को पूछकर और भेज देंगे। अब कल सुबह मैं एक एक करके सारी बोरियां मुखिया काका के घर पर रखवाऊंगा, ताकि वो अपने हिसाब से सारे गांव वालों में अनाज बांट दें, ताकि जरूरतमंदों की मदद हो सके। जी, ये अच्छा रहेगा, पर उनको बोल देना कि हो सके तो ये बात किसी को भी न बताइए कि ये अनाज आपने गांव वालों को बांटने के लिए दिया है, वरना लोगों को शंका हो सकती है कि इतने भयानक सूखे में भी आप अनाज का दान कैसे कर रहे हो। हाँ सीता, मैं ये बात तो मुखिया जी को जरूर से बोल दूंगा। अगली सुबह जब रामू अनाज की बोरी लेकर मुखिया काका के घर के लिए निकलता है, उसी वक्त कमला उसे देख लेती है और पूछती है, क्या हुआ रामू भाई, अब सुबह सुबह ये बोरी लेकर किस तरफ चल पड़े? कमला का ये सवाल सुनकर रामू थोड़ा हिचकिचा जाता है और सोचने लगता है। कहीं नहीं भाभी, वो पिछले महीने मैंने मुखिया जी से कुछ अनाज लिया था, तो बस वही लौटाने जा रहा हूं। कमला को रामू की बातों में झूठ दिखाई देता है, तो वो मन ही मन सोचने लगती है। रामू भाई और उधार, ये बात कुछ हजम नहीं हुई। और तो और ऐसा भयानक सूखे में वो अनाज वापस करेंगे, ये बात भी हजम नहीं हुई। कुछ तो गड़बड़ है। चलो अभी के लिए इन्हें जाने देती हूँ। अच्छा ठीक है भाई साहब, आप मुखिया जी को ये दे आइए, तब तक मैं भी अपने उनको उठा दूं, वरना सोते ही रहेंगे। ठीक है भाभी, तो मैं चलता हूँ। इतना बोलकर रामू अपनी अनाज की बोरी उठाकर चल पड़ता है। रामू के जाने के बाद कमला तुरंत घर के अंदर जाकर श्यामू को उठाने लगती है। उठिए जी, कितना सोओगे? बाहर जाकर देखो, ऐसे भयानक सूखे में भी रामू भाई अनाज की बोरी मुखिया को देने जा रहे हैं। कमला के इतना जोर से चिल्लाने के कारण श्यामू उठकर बैठ जाता है। अब क्या आफत आन पड़ी जो तुम इतना चिल्ला रही हो? अरे रामू भाई को मैंने देखा कि वो एक बोरी लेकर मुखिया के यहाँ गए हैं। हाँ, तो उसमें इतना चौंकने वाली क्या बात है? एक बोरी मुखिया को दे दी तो क्या हो गया? तुम्हें कुछ समझ आता है यहाँ नहीं? ऐसे भयानक सूखे में कौन अपने घर का अनाज किसी को देता है? तुम्हें कैसे पता कि उसमें अनाज है? रामू भाई जब बोरी लेकर जा रहे थे तो मैंने उनसे पूछा था। तुम्हें पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, पिछले महीने मुखिया काका से अनाज उधार लिया था, वो वापस करने जा रहा हूँ। क्या कहा? उधार? और वो भी रामू? फिर तो पक्का कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए तो बोल रही हूँ, उठो और एक बार जाकर देखो चक्कर क्या है। ठीक है, मैं अभी पता लगा कर आता हूँ कि चक्कर क्या है। श्यामू जैसे ही बाहर आता है, तभी वो देखता है कि रामू फिर एक बोरी लेकर जा रहा है। अब उसे पक्का कुछ गड़बड़ लगती है। श्यामू भी रामू का पीछा करने लगता है। पीछा करते करते वो देखता है
रामू फिर से मुखिया के घर की तरफ जा रहा है। अब तो पक्का कुछ गड़बड़ है। ये रामू 2 बोरी अनाज का ऐसे ही थोड़ी दे देगा मुखिया को। मुझे पता लगाना होगा कि बात क्या है। एक काम करूंगा, आज मैं भी जाकर रामू से कुछ अनाज मांग लूंगा, तब देखता हूँ वो क्या बोलता है। यहाँ श्यामू गड़बड़ ढूंढ रहा था और वही रामू एक एक करके सारी बोरियां ले जाकर मुखिया के घर पर रख देता है। इतनी सारी बोरियों को देखकर मुखिया पूछता है, इतनी सारी बोरियां किस चीज की? रामू बेटा, काका, इन सारी बोरियों में अनाज है जो मैं आपको दे रहा हूँ, ताकि आप गांव में जिसको भी अनाज की जरूरत है उसे दे सके। बेटा, पर इतनी सारी अनाज की बोरियां तुम कहां से लेकर आए हो? काका, ये सारी मेरे घर की बोरियां हैं। अब ऐसी आपदा में ये सब काम नहीं आएंगे तो कब आएंगे? पर काका, एक बात का ध्यान रखना कि ये सारी बात आप किसी को भी नहीं बताना। ठीक है बेटा, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। और हाँ बेटा, इतना सब करने के लिए भगवान तुम्हें सदा खुश रखे। मुखिया काका, अभी 1-2 बोरियां और हैं, मैं थोड़ी देर में लेकर आता हूं। फिर क्या था, रामू बची हुई बोरियां लाने अपने घर के लिए निकल जाता है। उसी शाम श्यामू रामू के घर पहुंच जाता है और श्यामू को अचानक देखकर रामू बोलता है, अरे श्यामू भाई, इतनी रात गए, क्या हुआ? कोई बात है क्या? हाँ भाई, एक छोटी सी मदद की जरूरत थी तुम्हारी, इसीलिए चला आया। हाँ बोलो ना भाई, मैं क्या मदद कर सकता हूँ तुम्हारी? भाई, वो मेरे घर का राशन खत्म हो गया था और फिलहाल मेरे पास पैसे भी नहीं हैं कि मैं दुकान से ले आऊं, तो सोचा तुमसे थोड़ा ले लेता हूं। जैसे ही मेरे पास आएंगे मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। बस इतनी सी बात? बोलो भाई, कितना चाहिए और क्या चाहिए, मैं तुम्हें लाकर दे दूंगा। श्यामू तो रामू की बात सुनकर चौंक जाता है और सोचने लगता है, कितना और क्या, बोल तो ऐसे रहा है जैसे मैं जो बोलूंगा दे देगा। भाई, तुमसे जितना हो सके उतना चावल दे दो, बस, और कुछ नहीं। ठीक है भाई, मैं अभी तो नहीं दिला पाऊंगा, पर तुम कल सुबह सुबह आना और ले जाना। श्यामू को रामू की बात नहीं समझी। वो फिर से सोचने लगा, अभी नहीं दिला सकता, पर सुबह सुबह ले जाना। अभी नहीं है तो सुबह कहां से आ जाएंगे। एक काम करता हूं, अभी निकलता हूं यहां से और थोड़ी देर जासूसी करके देखता हूं कि ये कहां से दिलाने वाला है मुझे चावल। फिर क्या था, श्यामू वहां से चला जाता है और खिड़की के बाहर से रामू के घर के अंदर नजर रखने लगता है। वही दोनों पति पत्नी आपस में बात करने लगते हैं। सीता, 1 बोरी चावल की हमें और बनानी होगी श्यामू भाई के लिए। वो थोड़ी देर पहले आया था, मैंने उसे बोल दिया कि कल सुबह आकर ले जाना। ठीक है जी, अभी तो हम जादुई संदूक का इस्तेमाल नहीं कर सकते, पर कल सुबह सुबह सूरज के उगने के बाद हम जादुई संदूक से श्यामू भाई साहब के लिए भी 1 बोरी चावल की बना देंगे। खिड़की के बाहर खड़े श्यामू ने सीता की बात सुन ली थी और फिर वो सोचने लगता है, अच्छा, तो इन लोगों के हाथ जादुई संदूक लगा है, तभी इतने भारी सूखे में भी अनाज बांटा जा रहा है। रुको, आज ही रात को इसे चुरा लेता हूँ। फिर क्या था, जैसे ही रामू और सीता सो जाते हैं तो उनके घर में श्यामू धीरे से घुसता है और जादुई संदूक को ढूंढने लगता है। श्यामू को वो जादुई संदूक रामू के अंदर वाले कमरे में मिल जाता है, जिसे लेकर वो सीधे अपने घर के लिए निकल जाता है। अभी तक कमला को इस संदूक की सच्चाई पता नहीं थी, इसलिए कमला श्यामू पर भड़की हुई थी। कहां से लाई ये बोरी? अभी तक सो रहे थे और अब ये सब। अरे कमला, सुन तो सही, जिस अनाज की बोरी की बात कर रही थी ना, रामू मुखिया को इतने भयानक सूखे में भी अनाज देने जा रहा था, वो सब इसका कमाल है। और रामू ने एक नहीं, कम से कम 10 बोरी अनाज मुखिया के घर पर पहुंचाया है, वो भी इसी संदूक की मदद से। मैं कुछ समझी नहीं हूँ, जरा ठीक से बताओ। मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं, दिखाऊंगा, पर अभी नहीं, सुबह। मैंने सीता भाभी के मुंह से सुना कि ये सिर्फ दिन के समय पर काम करता है, तो कल सुबह सूरज उगने के बाद मैं तुम्हें इसका जादू दिखाऊंगा। अगली सुबह रामू और सीता सुबह उठकर जब संदूक की मदद से श्यामू के लिए चावल की बोरी तैयार करने जाते हैं तो देखते हैं कि जादुई संदूक गायब है। यह देखकर दोनों परेशान हो जाते हैं। ये क्या हो गया? कल रात तक तो संदूक यहीं था। सीता, तुमने कहीं और रख दिया क्या? नहीं जी,
मैंने भी कल रात को उसे यहीं देखा था। मुझे लगता है किसी को जादुई संदूक के बारे में पता चल गया। यह तो अनर्थ हो गया सीता। अगर किसी ने उसका गलत इस्तेमाल कर लिया तो उस व्यक्ति पर बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। हमें पता लगाना होगा कि ये किसने किया और संदूक को वापस जमीन में दबा देना होगा। यहाँ रामू और सीता परेशान थे और वही श्यामू कमला को जादुई संदूक का जादू दिखाने वाला था। कमला, मुझे पता है कि वो लोग इस जादुई संदूक में अनाज डालते होंगे तो वो कई गुना बढ़ जाता होगा। तुम एक काम करो, मुझे 10 की नोट ला कर दो। मैं उसे डालकर देखता हूँ क्या होता है। फिर क्या था, श्यामू उस संदूक में 10 का नोट डाल देता है। कमला, अब देखो जादुई संदूक का जादू। थोड़ी ही देर में संदूक 10 के नोट से भर जाता है। अभी दोनों खुश हो ही रहे थे कि जादुई संदूक लाल होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसने श्यामू के लालच को भांप लिया था। तभी पूरे पैसे में आग लग जाती है। देखते ही देखते आग पूरे घर में फैल जाती है। आग को देख श्यामू और कमला घर के बाहर आ जाते और रोने लगते हैं। वही बगल वाले घर से रामू और सीता भी जादुई संदूक की खोज के लिए बाहर आते और देखते हैं कि श्यामू का पूरा घर आग की लपटों से घिर गया है। सीता, मुझे लगता है संदूक पक्का श्यामू भाई के घर पर ही है। रामू इतना बोला ही था कि तब तक जादुई संदूक रामू के सामने आ जाता है, जिसे देखकर सीता रामू से कहती है, सुनिए, आप तुरंत जाकर इसे वापस से वहीं गाड़ आइए जहाँ से आप इसे लाए थे। फिर क्या था, रामू जादुई संदूक को फिर से ले जाकर नानी के घर के पास वाले पेड़ के नीचे गाड़ देता है।